गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं डॉक्टर संजय मेहंदी सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। जयपुर शास्त्री नगर में एमआरजी हॉस्पिटल में एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और पिछले करीब 25 ईयर्स से आई एम प्रैक्टिसिंग in hypertension and diabetes. Today we are going to understand and talk a little about high blood pressure or hypertension. I would try to be little simple or simpler in using my terminology so that even a layman can understand. So first understand what is hypertension or high blood pressure. It is, the blood pressure is the pressure exerted by the flowing blood on the side walls of the lateral walls or side walls of the blood vessels or arteries. When the heart contracts, it is called systole, and when it relaxes, it is called diastole. In systole, the blood is pushed out from the heart, and in diastole, it is received by the heart. So when heart contracts, the pressure which is exerted on the walls is measured as systolic, या जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं. And when the heart relaxes and the blood is going towards the heart, the pressure which is exerted is called diastolic, or the lower side of the blood pressure, which let's say we consider 120 by 80 is, let's say, normal. 120 is systolic and 80 is diastolic. And the difference between the two, 120 minus 80, that is approximately 40 milligram, is the pulse pressure. So hypertension, if you understand, is mainly of two types. जो ज़्यादातर लोगों में देखने में मिलता है, that is primary, which is you see commonly seen in patients or people above the age of 40 years. Earlier we used to find common occurrence in the 5th decade, but now because of various changes in the lifestyle, sedentary lifestyle, eating habits, now we are finding the blood pressure, the primary blood pressure or primary hypertension even in younger age group. सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि जब ब्लड प्रेशर किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से आया हो. इसमें मेन कारण होते हैं कि हार्ट के वॉल्व में प्रॉब्लम हो, कोई हाइपरट्रॉफिक हार्ट की मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो, कोई किडनी प्रॉब्लम्स हो, किडनी की आर्टरीज में नैरोइंग और संकुचन हो, जिसे हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं. और कुछ एंडोक्राइनल कॉजेज हो सकते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन एक्सेस है, जैसे एक्रोमेगाली हुआ, हाइपरथायरॉइडिज्म में सर्कुलेटरी स्टेट चेंजेस होती हैं. तो ऐसे कुछ एंडोक्राइनल, रीनल या कार्डियक, इस तरह या वेस्कुलर कॉजेज होते हैं, जैसे कभी मेन आर्टरी में संकुचन हो, जिसको एओर्टा में कहते हैं, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसमें भी ऐसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है. तो ये सेकेंडरी कॉजेज हैं जिसका परसेंटेज 5% से भी कम है ओवरऑल पॉपुलेशन में. अगर आप 100 ब्लड प्रेशर केसेस देख रहे हैं तो उनमें से लेस देन 5% में सेकेंडरी है, लगभग 95% में प्राइमरी हाइपरटेंशन मिलता है. सो पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि कारण क्या है. प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है, बट जेनेटिक, हेरिडिटरी एंड स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं. तो जैसे लो सोडियम हाई सोडियम डाइट और स्ट्रेस, ज़्यादा भागदौड़ वाली लाइफ, ज़्यादा फास्ट फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दीज आर फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. और सेकेंडरी कॉजेज में भी जो मैंने बताया, एंडोक्राइनल और वो कॉजेज जो हमने डिस्कस किए वो सब हैं. तो कब कहते हैं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है? नॉर्मल वैल्यूज आर बिटवीन, if you see the most standard values are 120 by 80 millimeters of mercury. और अगर ये अप टू 139 है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला 85 to 90 के बीच में है, तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन से पहले वाली स्टेज बोल देते हैं. एंड अर्लियर वी यूज्ड टू डू ग्रेडिंग एज स्टेज 1, 2, 3, 4. बाद में इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में भी आया. सो टाइम के साथ वैल्यूज़ करीब करीब वही नहीं, बट नोमेनक्लेचर चेंज हुआ. सो आप सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में अपन बात कर लेते हैं. तो अगर ब्लड प्रेशर 141 to 160 बाय 90
टू 95 है, तो माइल्ड हो जाएगा, 160 टू 180 मॉडरेट, एंड उसके ऊपर सीवियर सिस्टोलिक में, एंड सिमिलरली 96 टू 100 मॉडरेट डायस्टोलिक कैटेगरी में, और मोर देन 100 विल बी इन द सीवियर कैटेगरी। अब ये देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इन मेजॉरिटी पेशेंट्स देर आर नो ऑब्वियस सिम्टम्स। काफ़ी लोग जब किसी और वजह से चेक कराते हैं बीपी, तो काफ़ी बार ज़्यादा मिलता है और उनको उनकी नॉलेज में नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ साइलेंट डिजीज। इट्स अ क्रॉनिक, जैसे मैंने पहले बोला, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज एंड इट्स कंसिडर्ड एज साइलेंट किलर। मेजॉरिटी केसेस में कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों में हेडेक, चक्कर सा आना, सांस का भारीपन, और विजन में थोड़ी सी दिक्कत, इस तरह कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर एक्सट्रीमली हाई केसेस होते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उनमें कई बार दे डायरेक्टली प्रेजेंट टू यू एज स्ट्रोक, जैसे लकवा हो जाना या कहीं नाक से ब्लीड हो जाना। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि अक्सर सीवियर हाइपरटेंशन को मिलता है, जिसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। तो अगर जो भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इट इज़ आइडियल टू गेट योर ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेकड अप whenever you go to a doctor. If your age is above 30, ideally you should get your blood pressure checked at least 3 to 4 times in a year, and whenever you are undergoing a stressful situation, तब और भी आवश्यक हो जाता है। यहाँ कॉमन सवाल ये होते हैं कि घर पे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के मिल जाते हैं। हाँ, अगर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लेना हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये कुछ अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी और क्वालिटी का हो, जिसमें एरर्स बार बार ना आए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक और बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। कुछ लोग जब आते हैं तो हॉस्पिटल में जब वो आए तो उनका ब्लड प्रेशर माना हमने देखा ठीक है, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स दे प्रेजेंट विद सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो ये टर्मिनोलॉजी ऐसा समझ सकते हैं कि ये छुपा हुआ ब्लड प्रेशर है। जब वो डॉक्टर के पास आया या हॉस्पिटल में आया तो सब ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, उनको हमने लेबल नहीं किया कि आपको ब्लड प्रेशर की दवा की ज़रूरत है या आपको ब्लड प्रेशर बीमारी है, तो वो बिना दवा कंटिन्यू करते हैं। और जबकि इनका वर्क प्लेस में मान लीजिए एनवायरनमेंट ख़राब है या फैमिली में कोई एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, तो वहाँ उनका 10, 12, 14 घंटे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आते हैं। तो इसको हम मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और दूसरा एक होता है जो वाइट कोट, जो ये आप देख रहे हैं, वाइट कोट हाइपरटेंशन इज़ अनदर टर्म। कि कुछ लोग हॉस्पिटल के नाम से एंक्शस हो जाते हैं, थोड़े फियर में आ जाते हैं, तो जब हॉस्पिटल में उनका ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ज़्यादा आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नॉर्मल रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कई बार अननेसेसरली ट्रीट कर देते हैं। एट दी सेम टाइम आई वुड से कि इन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जबकि मास्क्ड हाइपरटेंशन वालों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, उन लोगों को अक्सर ये एक शिकायत रहती है या एक मन में क्वेरी रहती है कि सर सुबह तो मेरा ठीक था, शाम को बढ़ जाता है, या शाम को ठीक था, सुबह बढ़ जाता है। तो आप ये देख लें कि इट्स अ डायनामिक मेजरमेंट। इट्स ब्लड प्रेशर नेवर रिमेन्स द फिक्स्ड इवन ड्यूरिंग द डे इन द 24 आवर्स। सो अप्स एंड डाउन्स इसमें आते हैं। आप जब रेस्ट कर रहे हैं तो अलग होगा, जब आप काम कर रहे हैं तो अलग होगा, जब आप ग्रोथ कर रहे हैं तो अलग होगा। तो इसलिए इसकी एक रेंज डिसाइड की जाती है और किस को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किसको नहीं, और कौन सी दवा किस एज ग्रुप में, अगर उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो कौन सी दवा देनी है, वो सब एक्सपर्ट, हाइपरटेंशन एक्सपर्ट या फिजिशियन आपका डिसाइड कर सकता है। तो अगर लगातार आपका बीपी 2 या 3 रीडिंग्स में ज़्यादा है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको दवा की ज़रूरत है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाइपरटेंशन कैन नॉट बी क्योर्ड। यहाँ मैं क्योर्ड बोल रहा हूँ कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इट कैन ऑलवेज बी केप्ट अंडर कंट्रोल। कुछ महीने दवा लेने के बाद जब बीपी नॉर्मल आता है तो कुछ काफ़ी
लोग जो दवा ले रहे होते हैं, काफ़ी पेशेंट्स मैं कहूँगा जो ले रहे होते हैं, दे स्टॉप ट्रीटमेंट. दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट वॉज kept under control, it is not cured. So you have to continue your blood pressure medications for whole of your life. एंड बीच बीच में चेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आर्टरीज़ की स्टिफनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग और एज, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को लंबे रन में. तो हो सकता है आज जो दवा आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पा रही हो, आज के कुछ सालों बाद वो कम्प्लीटली कंट्रोल ना कर पाए और आपको दवा के चेंज की ज़रूरत पड़े. हो सकता है शुरू में आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में कुछ किडनी प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई या यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ गए, तो उस समय कुछ दवाएं अलग होंगी या दवा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो दवा एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और जो कुछ कॉमन सवाल आता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो पैक्ड फूड हैं, जंक फूड है, या लाइक से पैक्ड फूड्स में कहूँगा ये चिप्स और ये जो बॉक्स्ड राइस वगैरह चीज़ें हैं, इन सब से बढ़ता है. और फ्रूट्स में जैसे टमाटो सूप्स हैं, बीट रूट है, एक्सट्रैक्ट है, बेरी जूस है, ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती हैं. तो लिक्विड इंटेक, वेजिटेरियन होना, ये सब एक अच्छी हेल्थ का, अच्छे साइन का मार्कर हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम रखने में नियंत्रित रखते हैं. पानी का यूज़ ऑप्टिमम होना चाहिए. अगर कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये ब्लड प्रेशर को लो करने में या कम रखने में दे आर हेल्पफुल. वाइल सोडियम ऑन द कॉन्ट्ररी इट इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर. तो सोडियम का इंटेक ओवरऑल डाइट में कम होना चाहिए, जो कि पैकेज फूड्स में काफ़ी होता है. सो इसीलिए पैकेज फूड्स ब्लड प्रेशर ज़्यादा करते हैं. ब्लैक टी इज़ गुड टू रिड्यूस टी. अगर किसी को सडनली किसी परिस्थिति में ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो उस समय उसको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बल्कि उस समय जहाँ भी हैं आप थोड़ा रेस्ट करें, डीप ब्रीदिंग करें और अपने आप को कूल डाउन करने की, काम करने की कोशिश करें. तो उससे कुछ मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और उसके बाद आप अपने नियर बाय फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको सही राय दे सकते हैं आगे ब्लड प्रेशर के लिए आपको करना क्या है. और अगर अपन बात करें ब्लड प्रेशर को समझने के लिए, तो एक नई मशीन जिसके बारे में कहूँगा, ABPM कहते हैं उसको, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. तो दवा शुरू करने से पहले या तो आपकी कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर हाई हो तब शुरू करनी है, तब आपको बात करनी है, और या फिर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में अगर आपका, जिसमें हम 24 आवर्स BP रिकॉर्ड करते हैं दिन भर की एक्टिविटीज़ के साथ, अगर उसमें कॉन्स्टेंटली हाई है तो हम ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करने की एडवाइस करते हैं. तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई टॉक ऑन दिस हाइपरटेंशन. आपके कोई भी सवाल जवाब हों तो आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और बहुत सारी जगह इस बारे में नॉलेज अवेलेबल है, उन पे जा सकते हैं. बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको दवा और बाकी प्रिकॉशंस ज़रूर साथ साथ करना है. थैंक यू.